हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था अपना ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक कर लिए थे। तो ऑफेंसेस थे अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज, लाइक हमने पहला जो टॉपिक किया था वो थेफ्ट का किया था, जिसको हम लोग चोरी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थेफ्ट के बाद करा था स्नैचिंग, स्नैचिंग के बाद हमने किया था एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन के बाद हम लोगों ने किया था रॉबरी वाला भी ऑफेंस हमने देख लिया था। और एक और करा था वो था डकैती, ठीक है। तो हमने 5 ऑफेंसेस के बारे में अच्छे से डिटेल में देख लिया था जो कि प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट होते हैं। अब जो एक नया ऑफेंस है, ठीक है, जो हम लोग को नेक्स्ट अब पढ़ना है, वो आपके स्क्रीन पे आपको देखिए दिख रहा है। इसका नाम है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी वर्ड यहाँ पे भी यूज हो गया है, तो मतलब रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है। और क्या बोल रहा है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आप क्रिमिनल इंटेंशन कर रहा है, डिस ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी की प्रॉपर्टी के साथ मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हो। मतलब किसी चीज की आपके पास अथॉरिटी नहीं है, मगर आप फिर भी उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो? मिस एप्रोप्रिएटली यूज कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 314 एंड 315 ऑफ बीएनएस हमको पढ़ना है। और इसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी जो भी यहाँ पे यूज होगी वो आपकी पहले से माइंड में रख लो, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड करना है हम लोग को, ठीक है। तो प्रॉपर्टी विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड है ये आपका टॉपिक, एक आपका सेक्शन नंबर 314 और एक आपका सेक्शन नंबर 315। 314 में हम लोग पढ़ेंगे पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय अदर देन द डिजीज पर्सन, मतलब पोजेशन जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है जिसके साथ हम लोग मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, वो पोजेशन किसी भी जीते जागते इंसान के पास है, ठीक है। और दूसरे साइड जो है पोजेशन बाय डिसीज पर्सन, मतलब ऐसे इंसान की प्रॉपर्टी के साथ मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं जो कि इंसान की डेथ हो चुकी है और उसकी प्रॉपर्टी अभी तक उसके लीगल हायर्स के पास ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है। तो पोजेशन किसके पास है? डिजीज पर्सन के पास, मतलब उस पर्सन की डेथ हो गई है, उसी पर्सन के पोजेशन में प्रॉपर्टीज थी और उन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ कोई पर्सन क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है, मतलब गलत तरीके से यूज उसकी प्रॉपर्टीज को कर रहा है अपने खुद के फायदे के लिए। समझ आ रहा है? तो दो जगह हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम लोग बस को स्टार्ट करते हैं। बट आई विल स्टार्ट विद गिविंग यू जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल सो दैट आपको ये पिक्चर एक क्लियर हो जाए कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा एक बार। इधर आइए, इधर आओ। देखिए क्या है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। अब दो लोग हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। अब मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर बी से बाइक लेता है। मिस्टर ए ने क्या करा है? मिस्टर बी से बाइक ली है, ठीक है। अब बाइक लेना देखो दो तरीके से हो सकता है। या तो आप भाई बाइक ले रहे हो तो सामने वाले की या तो मर्जी से लोगे या तो उसकी बिना मर्जी से लोगे। दो ही तरीके से बाइक का पोजीशन आ सकता है मिस्टर ए के पास। तो दोनों केस लेके चल रहा हूं मैं। पहला वाला केस लेके चल रहे हैं, पहली सिचुएशन लेके चल रहे हैं विदाउट कंसेंट। मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी की बाइक ले रहा है मगर बी की मर्जी से नहीं ले रहा है। कैसे ले रहा है? क्या पता भाई उसने उसकी डुप्लीकेट चाबियां पहले से बनवाई हो बाइक की। और क्या करता है? रात को जाता है, बाइक देखता है मिस्टर बी की बाहर खड़ी है, चाबी लगाता है और लेके फरार हो जाता है वहां से। लेके फरार हो जाता है, तो मतलब मिस्टर ए ने बाइक ली है मिस्टर बी की विदाउट द कंसेंट ऑफ मिस्टर बी ली है। अब चाहे देखो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया विद डुप्लीकेट की ली है, तो इसको हम कौन सा ऑफेंस बोलते थे भाई साहब? कौन सा ऑफेंस बोलते हैं बेटा? लास्ट क्लास में मैंने बताया, इसको बोलते हैं थेफ्ट। थेफ्ट सेक्शन नंबर 303 ऑफ बीएनएस। यही हमने बताया था आपको, यही हम लोग की लास्ट क्लास में बात हुई थी। यही हुआ, विदाउट कंसेंट लेके जा रहा है कोई चीज को, ठीक है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसऑनेस्ट देखिए लिखा है, बैड इंटेंशन फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज होती है, उसकी चोरी की इंटेंशन पहले से ही थी। तो ये होता है एक केस। एक केस ही हो गया, ठीक है। तो मजा दूसरा केस पे आओ। मिस्टर ए मिस्टर बी की बाइक जो ले रहा है वो विद कंसेंट ले रहा है, दोनों आपस में दोस्त है। मिस्टर ए मिस्टर बी के घर जाता है, बोलता है भाई बाइक की ना कुछ जरूरत है मुझे एक दो दिन के लिए, क्या मुझे बाइक दे दोगे? तो मिस्टर बी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बाइक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक दे देता। तो विद कंसेंट बाइक लेके आ गया। मगर बाद में क्या करता है? सेल ऑफ द बाइक फर्दर। ये देखिए बाइक उसने क्या कर दी? बेच दी। क्या पता भाई सट्टे में जुए में कुछ पैसा हार गया हो, ठीक है। अब उसने क्या करा? बाइक को जो उसने ली थी अपने दोस्त से, उससे परमिशन से ली थी, उसकी कंसेंट से ली थी, उसको बाइक को क्या कर देता है? बेच देता है फॉर हिज ओन यूज। फॉर हिज ओन यूज। क्या भैया यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है? क्या मिस्टर ए ने कुछ गलत किया है कि नहीं किया? आप बता दीजिए।
क्या मिस्टर ए ने कुछ गलत किया है या नहीं किया है? मुझे एक बार बताओ। द आंसर इज़ यस सर, यहाँ पे गड़बड़ तो हो गई। तो ये जो गड़बड़ हुई है, ये जो ऑफ़ेंस हुआ है, इसको हम लोग डील करते हैं सेक्शन नंबर 314 ऑफ द बीएनएस। इसको ही बोलते हैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब वो जो प्रॉपर्टी आपको दी गई थी, आपने उसका क्या करा है? मिसएप्रोप्रिएट करा है। मतलब कि एक तरह से क्या हो रहा है, जो चीज़ की आपको अथॉरिटी नहीं दी गई, जो चीज़ को आपको करने को नहीं बोला गया, आपने उस प्रॉपर्टी को वैसा यूज़ करा है, जैसा आपको करना नहीं करना चाहिए था, या तो जिसके लिए आपके पास अथॉरिटी नहीं थी। समझ आ रहा है? तो इस ऑफेंस को बोलते हैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप यहाँ पे ये देखो, तो ये मिस्टर ए की इंटेंशन थी, क्या ये शुरू से ही इंटेंशन गलत थी उसकी? शुरू से इंटेंशन गलत थी? नहीं सर, यहाँ पे इंटेंशन देखिए शुरू से उसकी गलत नहीं दिख रही है यहाँ पे हम लोग को। उसकी इंटेंशन जो गलत हुई है, ये बाद में डेवलप हुई है। समझ आ रहा है? शुरू से इंटेंशन उसकी ऐसी थी नहीं, शुरू से इंटेंशन उसकी बेचने-बाचने की अगर होती, तो सर वो चोरी करके ले जाता। समझ आ रहा है? यहाँ पे शुरू से इंटेंशन उसकी डिसऑनेस्टली नहीं दिख रही, मगर बाद में उसकी इंटेंशन क्या पता ऐसा डेवलप हुई है। तो ये लिखा है, नो बैड इंटेंशन इनिशियली, इंटेंशन डेवलप्स सब्सीक्वेंटली। बाद में उसकी गलत इंटेंशन ऐसा कुछ हुई है, जिसकी तरह से उसने क्या करा, प्रॉपर्टी को गलत तरीके से यूज़ किया है। आ रहा है समझ? आ रहा, तो ये जो ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस तो ये भी हुआ है, मगर ये जो ऑफेंस हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब किसी पर्सन ने डिसऑनेस्टली क्या करा है, प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट करा है, या तो क्या करा है, उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया है अपने यूज़ के लिए। समझ आ रहा है? इस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट कैसे करा है? बेचा है। जो यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया ना, इसका मतलब बेचा है। क्या पता प्रॉपर्टी को बेचा है, क्या पता बाइक लेके आया, उसको रेंट पे दे रहा है, उससे पैसा खा रहा है, कुछ भी हो सकता था। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? या तो कन्वर्ट कर रहा है अपने यूज़ के लिए, या प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, डिसएप्रोप्रिएटली मिसयूज़ कर रहा है, एप्रोप्रिएट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे, ये होता है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे ये बस देखा जाएगा कि भाई साहब ये चीज़ यहाँ पे जैसे ये है कि उसकी परमिशन से लेके आया, देखिए यहाँ पे विद कंसेंट लेके आया है, यहाँ पे तो विद कंसेंट लेके आ रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि भई उसको लग, जैसे कि भई मैं मिस्टर ए अपने दोस्त के यहाँ घर पे गया, ठीक है? अपने दोस्त के घर पे गया, और ऐसा हुआ कि भाई साहब मेरा फ़ोन और मेरे दोस्त का फ़ोन, दोनों का फ़ोन सेम है। मेरा फ़ोन थोड़ा पुराना है, उसका फ़ोन थोड़ा नया है, ऐसा हो सकता है। मैं भाई जल्दबाज़ी में वहाँ से निकल रहा था, और क्या करा, अपना फ़ोन तो मैंने रखा ही हुआ था जेब में, मगर साथ-साथ मुझे लगा मेरे पास, मेरे पॉकेट में मेरा फ़ोन नहीं है। मैं गलती से उसका फ़ोन भी उठा के लेके चला गया। तो मैंने कोई चोरी करी? नहीं सर, क्योंकि चोरी तो तब होता जब मेरी इंटेंशन गलत शुरू से होती। मेरी चोरी की इंटेंशन कोई नहीं थी। मुझे लगा मेरा फ़ोन है, और मैं फ़ोन लेके उसको चला गया अपने साथ। घर पहुँचा, मुझे पता लगा कि भाई, मैंने फ़ोन निकाला तो देखा ये तो मेरा फ़ोन है नहीं। दूसरे पॉकेट में देखा तो हाँ भाई, वहाँ मेरा फ़ोन था। मेरा फ़ोन तो मिल गया मुझे, मगर जो दूसरा वाला फ़ोन मैं गलती से लेके आ गया, मुझे हाँ रियलाइज़ हो गया, अरे भाई ये तो मेरे दोस्त का फ़ोन है, ठीक है? मगर मेरे मन में आ गई लालच। मेरे मन में क्या आ गई? लालच। मैंने कहा कि भाई साहब उसको पता तो चला नहीं है। एक काम करते हैं, अब सब्सिक्वेंटली देखिए मेरी इंटेंशन क्या हो रही है, उस समय नहीं थी गलत। प्रॉपर्टी मेरे पास है, मगर बाद में मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, फ़ोन को क्या कर देता हूँ, बेच देता हूँ, और कुछ पैसे आ जाएँगे भाई। समझ आ रहा है? और मैंने उस फ़ोन को क्या कर दिया, बेच दिया, और वहाँ से जो पैसे आए अपने यूज़ के लिए, अपने काम के लिए, मैंने उसको लगा लिया। तो क्या मैंने कोई ऑफ़ेंस किया? पहले तो बताइए, क्या मैंने चोरी करी थी? थेफ्ट है? द आंसर इज़ नो। थेफ्ट होता तो सर, तो इंटेंशन तो मेरी शुरू से गलत होती, मगर ऐसा तो कुछ था नहीं, मैं तो गलती से लेके आ गया। मैं तो गलती से लेके अपने साथ आ गया। मगर जब भाई साहब आपको पता चल गया है कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, तो जाके वापस कर दो ना। हाँ, मगर आपने क्या किया? सर आपने क्या कर दिया? सर जी आपने तो फ़ोन को बेच करके उसका पैसा खा लिया। तो बेटा इसी को बोलते हैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, यही है। आता है समझ? क्लियर है? तो चोरी और क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में डिफरेंस है। क्लियर है? अभी मैं आपको डिफरेंस भी बता दूँगा, ठीक है? अभी डिफरेंस भी बताऊँगा। चलिए पहले एक बार बुक से आते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 314 को देखने जा रहे हैं। चलिए पहले देखिए क्या लिखा है। द वर्ड मिसएप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो रहा है? मिसएप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन, ठीक है? डिसऑनेस्ट मतलब गलत तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो, एंड द यूज़ ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, देखिए लिखा है, मीन्स अ डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन एंड यूज़ ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी फॉर द सोल पर्पस, पूरा-पूरा किस लिए कर रहे हो उस प्रॉपर्टी का यूज़? फॉर द सोल पर्पस ऑफ कैपिटलाइजिंग इट फॉर वन्स यूज़ ओन यूज़, बोलो ये देखिए भई, तो मतलब क्या हो रहा है, आप
सीधा-सीधा दिख रहा है, आप दूसरी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, जिसका पूरा का पूरा जो मकसद है, सोल पर्पस क्या है कि कैपिटलाइज़ करना है उस प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज़ करना है किसके लिए? अपने खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के यूज़ के लिए। समझ आ रहा है? सामने वाले के बेनिफिट के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए। उसको बोलते हैं मिसएप्रोप्रिएशन। अब देखिए आते हैं हम लोग सेक्शन में, सेक्शन नंबर 314, सेक्शन नंबर 314 क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 314, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और प्रॉपर्टी का मतलब सर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सर? मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या बोल रहा है? हूएवर का मतलब समझ आता है? कोई भी। हूएवर डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स, या तो कन्वर्ट कर रहा है उसको टू हिज ओन यूज। हूएवर डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करना, या तो कन्वर्ट करना प्रॉपर्टी को क्या? टू हिज ओन यूज। व्हाट? एनी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी shall be punished with an imprisonment, either description for a term which shall not be less than 6 months। मतलब 6 महीने से कम की सजा तो नहीं होगी, तो मतलब मिनिमम 6, बट विच में एक्सटेंड टू 2 years। मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितना? 2 साल तक, उसके साथ प्लस फाइन। ये देखिए, समझ आ रहा है? तो मतलब सिंपल सी बात है, whoever dishonestly misappropriates या converts the property for his own use, और प्रॉपर्टी कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम मान लेंगे वो क्या हो रहा है? क्रिमिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है। सिंपल सी बात है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल इधर आइए देता हूँ, इधर इधर आइए, आपको बताता हूँ, थोड़ा इजी लैंग्वेज, इधर आओ। दिख रहा है? दिख रहा है क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। द प्रोविजन मैंडेट्स दैट देयर शैल बी, पहली बात तो ये प्रोविजन क्या बोलता है कि क्या? मैंडेट का मतलब होना चाहिए, कंपल्शन है, ये चीज तो होनी चाहिए। क्या सर? दैट देयर शैल बी मिसएप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहली बात तो उस प्रॉपर्टी का क्या करना होना चाहिए? कन्वर्जन होना चाहिए ऑफ प्रॉपर्टी का बाय द एक्यूज्ड। ठीक है, कन्वर्जन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का अपने खुद के फायदे के लिए। इफ द एक्यूज्ड हैज मेयरली रिटेन द प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन, देन इट शैल नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। लो भाई, अगर प्रॉपर्टी आपने ली और अपने कब्जे में खाली रखी हुई है, बस अपने पास रखी हुई है, उसको क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे कन्वर्जन होना जरूरी है। समझ आ रहा है? जैसे प्रॉपर्टी में अपने पास लेके आया, फ़ोन लेके आया, मैंने फ़ोन को बेच दिया और पैसे आ गए मेरे पास। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो कन्वर्जन हो रहा है उस प्रॉपर्टी का। समझ आ रही है? प्रॉपर्टी खाली मेरे पास आ गई गलती से और मेरे पास रखी हुई है, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई साहब ये मतलब ये कि ये क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हो रहा है। नहीं, उसका कन्वर्जन होना चाहिए। ठीक है? समझ आ रहा है? कन्वर्जन होना ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, द कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ पर्सन पिक्ड अप अ पर्स इन अ टेंपल। लो भाई, अब कोई भी इंसान गया है मंदिर में और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? किसी की जेब काट दी उसने। ठीक है? इन द क्राउडेड गैदरिंग एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, बट ही वाज इमीडिएटली अरेस्टेड, देन सच एन ऑफेंस ऑफ पिकिंग अप द पर्स एंड नॉट मिसएप्रोप्रिएटिंग द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज। क्या भाई, एक बात बताइए, आप मंदिर में गया कोई इंसान और जाके जेब काट ली और अपने जेब में वॉलेट डाल लिया। ठीक है? फाइनली जाके वो पकड़ा गया, तो भाई साहब उसके कौन से चार्जेस लगेंगे? किस ऑफेंस के चार्जेस लगेंगे बताइए? सर उसके ऊपर थेफ्ट के चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर चोरी के चार्जेस लगेंगे। क्या उसके ऊपर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के लगेंगे? द आंसर इज नो। क्या यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है उस प्रॉपर्टी का? क्या उसने वो जो पर्स मारा, जेब में रखा, उस पैसे का जाके कुछ यूज कर पाया? वो कुछ कन्वर्ट किया क्या उस यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे प्रॉपर्टी इज मनी, कैश, उस वॉलेट के अंदर वो प्रॉपर्टी हुई, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या उस प्रॉपर्टी से कुछ जाके खर्चा करा या कुछ हुआ जाके? बता के बताइए जरा। द आंसर इज नो। समझ आ रही है? द आंसर इज नो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीधा ऑफेंस लगेगा, कौन सा? चोरी का ऑफेंस लगेगा सर। तो कन्वर्जन इज मस्ट, कन्वर्जन ऑफ द इज मस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रामास्वामी नादर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। यहाँ पे बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कन्वर्जन होना जरूरी है उस प्रॉपर्टी का अपने काम के लिए। ठीक? The Supreme Court held that words used in section number 314 such as converts to his own use, ये जो word use हुआ था सेक्शन के अंदर, necessarily connotes that the accused has used or dealt with the property। उस प्रॉपर्टी का यूज होना जरूरी है या डीलिंग उस प्रॉपर्टी के साथ होना जरूरी है। सिर्फ वो प्रॉपर्टी ली और अपने पास रखी हुई है, वो इसके अंदर फॉल नहीं करेगा, फिर दूसरे ऑफेंस के अंदर आएगा वो। समझ आ रहा है? that the accused has used or dealt with the property in derogation of the rights of the owner of the property। ठीक है? मतलब उस प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज करना जिससे कि सामने वाले का, ओनर का राइट क्या क्या हो, एक तरह से डेरोगेट हो। मतलब कि अब कोई प्रॉपर्टी अगर है, ठीक है, अब जैसे फोन था, फोन है जो मैं फोन घर से गलती से किसी से ले आया, या जो बाइक थी, बाइक जो किसी से मर्जी से अपने दोस्त के लेके अपने पास आया,
उस बाइक को बेचने का अधिकार क्या मेरा है कि मेरे दोस्त का है? बताइए किसका राइट है वो राइट मेरे फ्रेंड का है, मेरा राइट नहीं है। तो अगर मैंने वो राइट एक्सरसाइज कर दिया, मैंने उस बाइक को बेचा या फोन को बेचा, तो मैंने क्या करा, डेरोगेशन ऑफ राइट किया है, ठीक है, मतलब अपने दोस्त के राइट को हर्ट किया है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो कन्वर्जन इज मस्ट। आ रहा समझ? क्लियर है? बताइए भाई, मतलब कन्वर्जन मतलब इस तरीके से प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो या डील कर रहे हो जो कि आपका पास अधिकार नहीं था। सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये हो। क्लियर है? आता है समझ? तभी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के चार्जेस लगेंगे, अदरवाइज वो कुछ दूसरे ऑफेंस में चले जाएंगे। ठीक है? जैसे ये देखिए, एक आपको ये थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का मैंने डिफरेंस भी बनाया कि अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ये स्लाइड आपके लिए है। इसकी पिक्चर क्लिक कर लो और अपने साथ बुक में लिख लेना। ठीक है? देखिए भाई क्या लिखा है। ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 303 ऑफ बीएनएस एंड बट जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन जो है वो कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 314 एंड 315 ऑफ द बीएनएस। अब थेफ्ट में क्या होता है? थेफ्ट में क्या होता है सर? गलत इंटेंशन शुरू से ही होती है। देखिए थेफ्ट में क्या है, द इनिशियल टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अनलॉफुल। आप लेते ही जो प्रॉपर्टी है शुरुआत में वही गलत होता है, आपकी इंटेंशन ही शुरू से ही गलत होती है। समझ आ रही है? द इंटेंशन बिहाइंड सच एक्ट इज ऑलवेज डिसऑनेस्ट। मगर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या है, इन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन द इनिशियल स्टेप ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टी मे बी इनोसेंट एंड लॉफुल। यहां पे क्या हो सकता है, जो इनिशियल इंटेंशन है वो इनोसेंट भी हो सकती है, जैसे हमने कंसेंट से किसी का लिया, किसी की मर्जी से उसकी बाइक ली। ठीक है? तो इनिशियल स्टेप जो हम कर रहे हैं वो तो लॉफुल है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मे बी इनोसेंट लिखा है। मे बी है तो मतलब मे बी और मे नॉट भी हो सकता है। क्या पता मेरी इंटेंशन शुरू से ही गलत हो कि मैं इसकी बाइक अभी तो इसकी मर्जी से ले लेता हूँ मगर बाद में जाके बेच दूंगा, तो वो भी इसके अंदर ही आएगा। समझ आ रहा है? मैं बाइक, मगर देखिए शुरू में बाइक जो ले रहा है वो तो इनिशियल टेकिंग तो मर्जी से ही हो रही है, देख लीजिए आप। समझ आ रहा है? इनिशियल टेकिंग तो कैसे हो रही है, देखिए आप की मर्जी से ले रहे हैं। अब इंटेंशन में दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं पता। क्या पता ये गलत इंटेंशन बाद में डेवलप कर जाए उससे बाइक लेने के बाद उसकी मर्जी से। हाँ, और या तो ऐसा हो सकता है कि भाई साहब शुरू से ही मेरी गलत इंटेंशन हो कि भैया इससे बाइक एक बार ले लेते हैं, फिर तो मेरे कब्जे में आ जाएगी और फिर बाद में जाके मैं बेच दूंगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो फर्दर एक्शन जो है वो बाद में देखा जाएगा, मगर इनिशियल में क्या हो रहा है, इनिशियल तुम उसकी मर्जी से ले रहे हैं कोई चीज, सामने वाले की मर्जी से, सामने वाले की बिना मर्जी से नहीं ले रहे, विदाउट कंसेंट ले रहे, सामने वाले की मर्जी से ही अपने पास पोजेशन में आ रही चीज। बाद में हम क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। समझ आ रही है? क्लियर है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन डेवलप, जो इंटेंशन गलत थी मेरी डिसऑनेस्ट, वो डेवलप हुई है सब्सिक्वेंटली, जो बेचने वाली इंटेंशन थी। ठीक है? इन थेफ्ट प्रॉपर्टीज मूव्ड विदाउट द, देखिए आ गया, विदाउट द कंसेंट और नॉलेज ऑफ द ओनर। और यहां पे क्या हो रहा है, द पर्सन माइट हैव कम इनटू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द ओनर और बाय सम कैजुअलिटी। ठीक है? इन थेफ्ट द मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। लो भाई, थेफ्ट में तो भाई मूव करना ही प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है, आपको पता है। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी मूव हुई है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मेरे दोस्त ने मुझे बाइक दी तो प्रॉपर्टी तो मूव हो गई, तो मूविंग जो हो गई क्या वही ऑफेंस हो गया? द आंसर इज नो, वहां तो मैं उसकी मर्जी से ले रहा हूँ। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव करने के बाद जो मैं गलत काम कर रहा हूँ वो ऑफेंस बन रहा है। देखिए, इन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन द ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड व्हेन द प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड। यहाँ पे मूविंग से नहीं मतलब है, यहाँ पे प्रॉपर्टी जब मूव होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन तो ऑफेंस नहीं होता सर। यहाँ पे प्रॉपर्टी जब मूवमेंट के बाद जब कन्वर्जन होता है उस प्रॉपर्टी का ना, जब कन्वर्जन करते हो या उस प्रॉपर्टी को आप एक तरह से गलत तरीके से यूज करते हो तब ऑफेंस क्रिएट होता है। आला offense is said to be committed when the property is converted or misappropriated with dishonest intention for offender's own use. Mere moving of the property does not constitute the offense of criminal misappropriation. The dishonest intention in case of theft precedes the act of taking. यहाँ पे dishonest intention जो होती है पहले से ही होती है theft में, तो उसके बाद आप प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लाते हो। और यहाँ पे the act of taking precedes the dishonest intention, मगर यहाँ पे प्रॉपर्टी पहले आ जाती है और बाद में आप गलत काम करते हो, बाद में आपकी गलत इंटेंशन डेवलप होती है। समझ आ रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ आ रही है? क्लियर है? आता है समझ? देखिए एक और चीज लिखी हुई है, मैंने एक और चीज लिखी है आपके लिए। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव द एस्पेक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी। दोनों को डिसऑनेस्टली तो दोनों में कॉमन है। डिसऑनेस्ट तो वहां पे भी रहेगा, थेफ्ट में भी इंटेंशन, और डिसऑनेस्ट तो यहाँ पे रहती है, बस यहाँ पे स्टेजेस अलग है।
थेफ्ट में जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है वो पहले से ही होती है, इनिशियली होती है, और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है वो जाके आगे जाके डेवलप होती है। बस ये चीज़ अलग है, मगर है दोनों में इंटेंशन गलत। बट इन केस ऑफ थेफ्ट, mere moving of the property from possession of the owner is sufficient to constitute an offense, whereas to prove the offense of criminal misappropriation of the property, the intention of the accused to convert or misappropriate the property so dishonestly taken into the possession should also be established। यहाँ पे भी आपको गलत इंटेंशन थी सामने वाले के अंदर, कि आपको एस्टैब्लिश करना जरूरी है। सिर्फ प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चला जाना, इससे कुछ भी नहीं होगा। समझ आ रहा है कि भाई मैंने बोला ना, मैंने गलती से फ़ोन लेके आ गया था अपने पास। मैंने बोला ना मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, मुझे लगा कि मेरा फ़ोन है, मैं गलती से फ़ोन लेके आ गया अपने साथ। तो जब गलती से मैं फ़ोन लेके अपने घर में आ गया हूँ, तो क्या वो ऑफ़ेंस हो गया क्या कोई? बताओ, क्या वो ऑफ़ेंस हो गया? बताइए। द आंसर इज़ नो। समझ आ रही है? मगर मैंने उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत यूज़ किया है। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ प्रूव करना ज़रूरी है कि भाई साहब प्रॉपर्टी तुम आप घर तो ले आए अपने साथ, मगर आपने उसके साथ गलत यूज़ भी करा है प्रॉपर्टी का। समझ आ रहा है? तब जाके ये ऑफ़ेंस आपका एस्टैब्लिश। क्लियर है? बोलिए भई, क्लियर है? समझ आ रहा है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन? चलिए भई आगे डील करते हैं। कुछ इसके एग्ज़ाम्पल्स एंड ऑल और है, बुक में आपके दिए हैं, वो देख लेते हैं। A takes a property belonging to B out of B's possession in a good faith। लो भाई, अब ए ने क्या करा है, कोई भी प्रॉपर्टी ली है मिस्टर बी की, मैं वही ले ले रहा हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब मैं मोबाइल फ़ोन ले ले रहा हूँ। लो भाई, मोबाइल फ़ोन। ए टेक्स द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू बी आउट ऑफ बीज पोजेशन इन गुड फेथ। गुड फेथ में लिया है प्रॉपर्टी को, ठीक है। बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी, लो भाई ये फोन वाला एग्जांपल जो मैंने दिया है वही आगे। बिलोंगिंग टू हिमसेल्फ। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। क्या चोरी? नहीं सर, चोरी तो नहीं थी, गलती से ले आए, ये समझ के कि मेरा है। बट बट इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, घर पहुंचे तो पता चला ये मेरा नहीं है, डिसऑनेस्टली, मगर फिर भी मैंने क्या करा, डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट करा तो प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज, मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? सेल ऑफ कर दिया, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उसको बेच दिया, मैंने क्या करा, डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट करी उस प्रॉपर्टी को अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए। ही इज अ गिल्टी ऑन ऑफेंस अंडर दिस। सिंपल। आगे आइए। ए बीइंग ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स विद बी, ए और बी मिस्टर दोनों दोस्त हैं, गोज इनटू द लाइब्रेरी इन बीज एब्सेंस। लो भाई, अब ए क्या है, ए जाता है बी के घर पे, ए जाता है बी के घर पे, बी के घर में बी की एक लाइब्रेरी भी है, दोनों साथ में पढ़ते भी हैं। तो मिस्टर ए कहाँ गया, बी के घर गया, ठीक है। अब बी के जब घर पे गया तो वहाँ पे बी इसको मिला नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बी नहीं थोड़ी देर में आ जाएगा। बी ए जाता है मिस्टर बी की लाइब्रेरी में, ठीक है, जो उसके घर में अपनी लाइब्रेरी बनाई है, घर के लाइब्रेरी में उसके चला गया। आगे देखिए क्या होता है। ए बीइंग ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स विद बी गोज इनटू बीज लाइब्रेरी इन बीज एब्सेंस एंड टेक्स अवे अ बुक विदाउट बीज एक्सप्रेस कंसेंट। ऐसा नहीं कि फोन करके पूछा है कि मैं तेरी बुक ले जाऊं लाइब्रेरी से, मुझे पढ़ने का मन है, ऐसा नहीं। गया लाइब्रेरी में, बुक उठाई वहां से और पढ़ने के लिए ले गया अपने साथ। समझ आ रहा है? Here, if A was under the impression that he had B's implied consent, एक ये तो भाई उस इंटेंशन से लेके गया कि भाई साहब बी की इम्प्लाइड कंसेंट है, ऐसा थोड़ी कुछ मैं कर रहा हूँ, गलत इंटेंशन तो उसकी थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बी भी मेरे घर पे आता है, मेरी बुक लेके जाता है, मैं भी गया और उसकी बुक लेके घर में चला गया पढ़ने के लिए, पढ़ के वापस दे दूंगा। अगर इस इंटेंशन के साथ लेके गया है, मान के चलेंगे क्या कि बी की इम्प्लाइड कंसेंट है, समझ आ रहा है, तो क्या यहाँ पे चोरी हो गई, कुछ चोरी या कुछ गलत काम हो गया? द आंसर इज नो। देखिए, हेयर इफ ए वाज अंडर द इंप्रेशन, अगर ए को ऐसा लगता है कि बी की इंप्लाइड कंसेंट है टू टेक द बुक फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग इट, ए हैज नॉट कमिटेड द थेफ्ट, कोई चोरी एंड ऑल नहीं हुई। मगर बट इफ ए आफ्टरवर्ड सेल्स द बुक, लो भाई बुक तो अपने साथ तुम लेके गए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बाद में जाके तुमने बुक वापस नहीं करी और तुमने बुक को क्या कर दिया, मार्केट में बेच दी। अब दिक्कत, अब दिक्कत है। बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? सिंपल है। आइए आगे। ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हॉर्स, ठीक है, दो लोग हैं ए और बी जो हैं, ए एंड बी जॉइंट ओनर है, ठीक है, जॉइंट ओनर है किसी घोड़े के, जॉइंट ओनर ऑफ हॉर्स। ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजेशन, ठीक है। अब ऐसा होगा कि कुछ दिन घोड़ा मिस्टर ए चलाता है, कुछ दिन हॉर्स को मिस्टर बी चलाता है, ठीक है। तो अब ए ने बोला बी को, भाई साहब बहुत दिन हो गए तेरे पास रखा है, अब थोड़े दिन के लिए मुझे दे दे, लेके चला गया अपने साथ। तो ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजेशन इंटेंडिंग टू यूज इट, यूज करने के लिए। एयर एज ए हैज अ राइट टू यूज द हॉर्स,
ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट इट। भाई साहब उसका अधिकार है ले जाने का और चलाने का, क्योंकि जॉइंट ओनर है, तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है? आंसर इज नो, कुछ नहीं गलत हुआ। अगर बट इफ ए सेल्स द हॉर्स एंड अप्रोप्रिएट्स द होल प्रोसीड, ए ने क्या करा, घोड़े को बेच दिया, और घोड़े से जो पैसे आए बेचने से, ठीक है, वो पूरे का पूरा, होल प्रोसीड का मतलब जितनी पूरी वैल्यू आई है, होल प्रोसीड्स टू हिज ओन यूज। लो भाई, अब घोड़े को जब बेचा तो घोड़ा बिका 1 लाख में। अब 1 लाख का भाई साहब क्या करना चाहिए, 50,000 उसको दो, 50,000 तुम लो। पहली बात तो तुमने उसे बिना परमिशन से बेचा, वो भी गलत है। मगर चलो बेच भी दिया, तो जो पैसा आया उसको बांटो ना आधा आधा, समझ आ रहा है? मगर इसने बांटा नहीं, क्या करा, पूरा का पूरा पैसा अपने पास रख लिया अपने यूज के लिए। तो क्या यहाँ पे मिस्टर ए ने कुछ गलत किया? द आंसर इज यस। यहाँ पे क्या करा है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई है यहाँ पे। समझ आ रही है? क्योंकि पहली बात तो आपके पास अधिकार नहीं था, 100% राइट आपके पास नहीं था बेचने बाचने का, आपको कंसेंट से बेचना। समझ आ रहा है? मगर चलिए आपने बेच भी दिया, मैं मान लेता हूँ आपने बेच भी दिया, क्लियर है? मगर उसके बाद भी आपने पूरा पैसा अपने पास रख लिया है। समझ आ रही है? क्लियर है? ही इज गिल्टी ऑन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। आ रहा है समझ? सिंपल है, सिंपल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसकी ना कुछ एक्सप्लेनेशन दी हैं, 2 एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी हैं, जरा पढ़ लेते हैं एक बार। बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। क्या बोल रहा है देखिए, पहला एक्सप्लेनेशन आपका है, क्रिमिनल डिसऑनेस्ट अप्रोप्रिएशन फॉर वन टाइम ओनली। वन टाइम मतलब आप जो मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी के साथ, वन टाइम ओनली का मतलब एक तरह से बोला फॉर स्पेसिफिक टाइम ओनली, फॉर स्पेसिफिक टाइम, कुछ टाइम के लिए आप उसके साथ गलत कर रहे हो प्रॉपर्टी के साथ, फॉर स्पेसिफिक टाइम। इसका मतलब सर कैसे? इसका मतलब कैसे, देखिए पहले लाइन पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग। आप भले ही कुछ टाइम के लिए करो, एक बार के लिए करो, अगर आपने गलत करा है किसी प्रॉपर्टी के साथ, मिसअप्रोप्रिएट करा है, तो वो सर इसके अंदर आ जाओगे। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा इंटेंशन हमेशा के लिए ऐसा थी, ऐसा हम तो बस चाहते थे कुछ दिन के लिए, बस अपने काम के लिए हमने बेनिफिट उठाया प्रॉपर्टी का, ऐसा नहीं चलेगा सर। आपने करा तो हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल वैसे यहाँ लिखा हुआ है नीचे, अगर आप देखोगे क्या लिखा है, इफ मिस्टर ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड। अब ए को क्या मिला है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बना है बिलोंगिंग टू जेड, बेयरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट, बेयरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट। अब उसके ऊपर जो एंडोर्समेंट था वो ब्लैंक था। मिस्टर ए knowing that the note belongs to Z pledges it with the banker as a security for a loan intending at a future time to restore it to Z। मिस्टर ए हैज कमिटेड। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखो सुनो थोड़ा ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पे, इधर एक प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, अब तो आपके सिलेबस में भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, ठीक है। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट क्या होता है बताइए भाई? प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। समझ आ रही है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोमिसरी नोट। अब उस प्रोमिसरी नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए प्रोमिसरी नोट का क्या हो रहा है, एंडोर्समेंट होता है, ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट में क्या लिखा हुआ देखिए पहले, ए टू मिस्टर जेड, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स रुपीज 1 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड ऑल, जो भी 10% पर एनम, ठीक है। ये एक प्रोमिसरी नोट बना हुआ है। तो ये प्रोमिसरी नोट दिया किसने है? प्रोमिसरी नोट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया, ठीक है। किसके नाम पे दिया है? मिस्टर जेड के नाम पे दिया हुआ है। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये प्रोमिसरी नोट किसका है? मिस्टर जेड का है। अब क्या होता है, इस प्रोमिसरी नोट के बैक साइड पे, इस प्रोमिसरी नोट के बैक साइड पे क्या हो रहा है, मिस्टर जेड ने, अब मिस्टर जेड ओनर है इस प्रोमिसरी नोट का, मिस्टर जेड ने इस बैक साइड पे इस प्रोमिसरी नोट को एंडोर्स किया हुआ है। और एंडोर्स कैसे किया है? लिखा है पे टू डैश, और यहाँ पे जेड ने अपना साइन कर दिया है। पे टू डैश का मतलब ब्लैंक एंडोर्समेंट है। अब जिसने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया, जिसको मिस्टर जेड ने दिया, वो अपना बंदा अपना नाम लिख देगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो पैसा आना है किसके पास जाएगा? उस बंदे के पास जाएगा।
अब होता क्या है, ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये मिल जाता है किसको, मिस्टर ए के हाथ पे लग जाता है। किसके हाथ पे लग गया, मिस्टर ए को ये प्रॉमिसरी नोट में रोड पे जा रहा होगा या कहीं से देखा तो उसके हाथ पे ये रोड पे मिल गया या कहीं और मिल गया, जो भी है मिस्टर ए के हाथ पे ये नोट लग जाता है। बताइए भाई, मगर ये है किसका नोट, ये है तो सर मिस्टर जेड के नाम का है। ठीक है, बताइए भाई जेड के नाम का है कि नहीं है, और जेड ने इसका ब्लैंक एंडोर्समेंट भी किया है। अब मिस्टर ए सोचता है कि भाई साहब 1 करोड़ का है प्रॉमिसरी नोट, 1 करोड़ का प्रॉमिसरी नोट है ये। अब एक काम करते हैं, इस प्रॉमिसरी नोट को ना प्लेज कर देता हूँ बैंक में, मुझे ना पैसा चाहिए। मिस्टर ए क्या करता है, सुनिए, मिस्टर ए जाता है बैंक, तो बैंक में जाके इस प्रॉमिसरी नोट को क्या करता है, प्लेज प्लेज करता है किसका, प्रॉमिसरी नोट का। और बैंक से ले लेता है लोन। बैंक आराम से खुशी खुशी लोन दे देता है। क्यों दे रहा है बैंक लोन, क्योंकि बैंक को पता है, बैंक को क्या पता है कि भाई साहब इसने तो लोन तो ले लिया मुझसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉमिसरी नोट मेरे पास है। अगर ये पैसा नहीं दे पाएगा तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पे टू डैश है, डैश में बैंक क्या करेगा, अपना नाम लिख देगा। तो जब पैसा आएगा मिनिस्ट्री से तो पैसा किसके पास आएगा, बैंक के पास आएगा। तो बैंक को तो एक तरह से सिक्योरिटी मिल गई। समझ आ रहा है। अगर एक चीज बताओ, क्या ये मिस्टर ए का राइट था प्लेज करने का, क्या ये प्रॉमिसरी नोट मिस्टर ए का है, क्या ये प्रॉमिसरी नोट मिस्टर ए का है, क्या ये प्रॉपर्टी जो है मिस्टर ए की है, आप बताइए क्या है, प्रॉपर्टीज की है। द आंसर इज नो। मगर इसने क्या करा, उसको प्लेज कर दिया, मतलब क्या करा, उस प्रॉमिसरी नोट को क्या करा, क्रिमिनली डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया अपने यूज के लिए। मगर मगर आप लाइन पढ़िए आगे, एक लिखी हुई है, क्या लिखा है, उसकी क्या इंटेंशन थी, कुछ टाइम के लिए उसको लोन चाहिए था, कुछ टाइम के लिए। उसने सोचा कि कुछ टाइम के लिए मैं कर लेता हूँ, बाद में क्या करूंगा, बाद में क्या लोन रिपे करके जो भी पैसा एंड ऑल होगा मैं रिस्टोर कर दूंगा, किसको, किसको कर दूंगा रिस्टोर, कर दूंगा, या प्रॉमिसरी जो मेरे पास आएगा मैं उसको रिस्टोर कर दूंगा, किसके पास जाके, मिस्टर जेड को कर दूंगा। समझ आ रहा है, उसकी इंटेंशन ये थी। देखिए लाइन पढ़िए क्या लिखा है पहले आप, देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जेड, उसको पता है जेड का है, प्लेजेस इट विद द बैंकर एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, इंटेंडिंग, इंटेंशन उसकी देखो क्या थी, इंटेंडिंग एट अ फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट टू जेड। उसको ये था कि मैं बाद में जाके क्या कर दूंगा, ये प्रॉमिसरी नोट वापस, प्रॉमिसरी नोट तो 3 साल तक के लिए है, 3 साल तक का लिखा था वहां पे, हाँ देखिए मैंने लिखा वहां पे 3 साल तक के लिए लिखा हुआ है। तो 6 महीने के लिए पैसा चाहिए था, 6 महीने बाद वो क्या करता, पैसा देता, प्रॉमिसरी नोट वापस आता, जाके जेड को दे देता। हमेशा के लिए तो उसकी गलत टेंशन नहीं थी, मगर सर कुछ टाइम के लिए तो थी ना, और स्पेसिफिक टाइम के लिए तो थी ना, वन टाइम के लिए तो थी ना सर। अगर आपने कुछ टाइम के लिए भी अगर प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया है, समझ आ रहा है, फिर भी हम मानेंगे क्या, कि आपने ऑफेंस कर दिया है। समझ आ रहा है, क्लियर है। बताइए भाई, क्योंकि 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 जब आपने इस प्रॉपर्टी को प्लेज किया था सर, जब आज प्रॉपर्टी को आपने क्या करा, प्लेज किया था बैंक का, तो क्या आपने अप्रूवल ली थी मिस्टर जेड की, क्या आपने जेड की अप्रूवल ली थी, जेड की, द आंसर इज नो, आपने मिस्टर जेड की अप्रूवल नहीं ली थी। अगर आप अप्रूवल लेके काम करते तो कोई दिक्कत नहीं था, मगर आपने अप्रूवल नहीं ली, तभी इसको हमने क्या बोला, ये ऑफेंस कौन सा है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। आता है समझ, बोलिए भाई, बोलो बोलो बोलो। एक लेडी है, ठीक है, एक लेडी, दो महिलाएं हैं, दो लेडीज हैं, ठीक है, दो लेडी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक लेडी ने दूसरे अपने दोस्त से, एक लेडी ने अपनी दूसरी दोस्त से बोला कि यार मुझे एक नेकलेस दे दोगी क्या, तुम्हारा नेकलेस बहुत बढ़िया है, डायमंड नेकलेस दे दो मुझे ना, बहुत बढ़िया पार्टी में जाना है, बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ पे सब आएंगे सर, तो अब बढ़िया बढ़िया सब पहने होंगे, मुझे भी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वेयर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। तो उसने क्या करा, एक लड़की ने अपनी दूसरी दोस्त से क्या ले लिया, डायमंड नेकलेस बोरो करा है। किस लिए बोरो करा है, बोरो के पीछे पर्पस बताइए क्या है, बोरो किस लिए करा है, किस लिए पर्पस, क्या पर्पस है, बोरो करा है टू वेयर, ठीक है, फॉर द एंगेजमेंट या जो भी है कोई फंक्शन में पहनने के लिए करा। क्लियर है। और क्या बोला कि जैसे ये फंक्शन हो जाएगा मैं तुमको वापस कर दूंगी। फंक्शन में गई, पहना, सब कुछ हुआ जो भी है, और उसके बाद जब फंक्शन ओवर हो गया तो उसके बाद लेडी जो थी उसने नेकलेस को वापस नहीं किया। इंस्टेड उसने क्या करा, उसने सोचा कि भाई साहब मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, एक काम करती हूँ, मैंने नेकलेस तो बोरो करा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको क्या कर देती हूँ, प्लेज कर देती हूँ बैंक में फॉर सम। और उस लेडी ने क्या करा, लोन के लिए क्या कर दिया, प्लेज के कर दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसने क्या करा, प्लेज करके आ गई। और क्या उसकी इंटेंशन थी,
भाई लोन वापस करके नेकलेस वापस आएगा और वापस कर दूंगी, ये इंटेंशन के साथ करा। ठीक है, तो प्लेज कर दिया और क्या कर दिया, लोन ले लिया। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है बताइए? उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन बताइए क्या थी? उसकी इंटेंशन थी विद इंटेंशन टू रिटर्न आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ लोन। इंटेंशन ये थी, मगर तो आपने प्लेज करा है, क्या आपने अप्रूवल लिया था? क्या आपने उससे जो नेकलेस लिया था, बोरो किया था, ये बोल के लिया था कि मैं इसको प्लेज करके पैसा लेने जा रही हूँ? नहीं सर, आपने तो ये बोला था कि मैं खाली इस नेकलेस को फंक्शन में वेयर करूँगी, उसके बाद वापस दे दूंगी। मगर आपने क्या करा है, उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से यूज करा है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ? तो आप इस ऑफेंस के अंदर फॉल करेंगे, भले ही आपने कुछ टाइम के लिए किया, उससे कोई मतलब। क्लियर है? आता है समझ? यही है, यही एक्सप्लेनेशन बोल रही थी। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आते हैं, और ये आपका है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का जो मेन आपका टॉपिक होता है ना, फाइंडर ऑफ गुड्स का, वो आता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर। ठीक है, मेन जो इसके अंदर है वहां पे डील करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में वो भी है। ठीक है, अब बहुत लोगों ने क्या पता पढ़ लिया हो, क्या पता बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा हो। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो रहा है? फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो रहा है? आप रोड पे जा रहे हो, आपको कोई चीज़ मिल गई। आप रोड पे जा रहे हो, आपको कोई चीज़ मिल गई है, तो क्या वो आप उसके मालिक बन जाते हो क्या? आप उसके ओनर बन गए हो? बताइए भाई, क्या आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं क्या? द आंसर इज नो सर, हम उसके ओनर नहीं बनते हैं। हम पूरी शिद्दत से, ठीक है, विद ड्यू डिलिजेंस, हम पूरा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब जिसकी प्रॉपर्टी है वो मिल जाए हमें, और उसकी प्रॉपर्टी को हम रिस्टोर कर दे। यही इंटेंशन होती है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, आपने क्या करा? आपने उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं दिया। इंस्टेड आपने क्या कर दिया? उस प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज कर दिया है। समझ आ रहा है? तो आप इस सेक्शन के अंदर फॉल कर जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, इफ द इंटेंशन वॉज नॉट डिसऑनेस्ट एट द टाइम ऑफ पोजेशन, जब आपको कोई चीज मिली है तब आपके पास कोई इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी। अ सब्सिक्वेंट चेंज इन इंटेंशन आया, मगर जब आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है तो आपको ऐसी इंटेंशन गलत नहीं थी। आपको लगा कि चलो भाई इसको दे देंगे बंदे को, ठीक है, कल मिलेगा दे देंगे, मगर आपने सोचा कि छोड़ो यार क्या करेंगे, दे के मिल गया, भगवान ने दिया है मुझे, यूज कर लेते हैं। समझ आ रहा है? A subsequent change of intention may make the possession illegal. Explanation to this section emphasizes that in case of a finder of goods, अभी explanation का मतलब क्या है ये देखिए। In case the finder of goods, if he has taken all precautions to ascertain, उसने पूरी कोशिश करी, पूरी शिद्दत से उसने ढूंढने की कोशिश करी है to the true owner and kept the goods for a reasonable time, और कुछ टाइम के लिए अपने पास गुड्स को रखा भी है संभाल के कि भाई साहब जैसे मिलेगा पर्सन मैं दे दूंगा। Reasonable time for restoring it to the true owner, he can use the property for himself if the true owner is not found। मगर उसने पूरी शिद्दत से कोशिश करी, उसको लगा कि भाई साहब पूरी अपनी जान लगा दी ढूंढने की, मगर फिर भी बंदा नहीं मिला। अब इस प्रॉपर्टी को अगर यूज नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा भाई मैं ही यूज कर लेता हूँ, मैं यूज कर लेता, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये प्रोविजन में, सेल ऑफ गुड एक्ट में भी लिखा हुआ है, वहां पे भी लिखा है कि अगर आपने पूरी डेडिकेशन से ढूंढने की कोशिश करी है, उसके बाद भी बंदा नहीं मिल रहा और गुड्स का नेचर ऐसा है कि वो खराब एंड ऑल हो जाएगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर मगर अब यहां कब फॉल करोगे? बट इफ इमीडिएटली मिसअप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी ही वुड बी लायबल। मगर आपने वेट ही नहीं किया, आपने वेट ही नहीं किया, आपको रास्ते में किसी का वॉलेट मिला, आपने उठाया, देखा पैसा, भाई निकाला पैसा, जाके फोन खरीद के आ गए, जाके लैपटॉप खरीद के आ गए। समझ आ रहा है? आपने वेट ही नहीं किया किसका है, आपने उस प्रॉपर्टी को सीधा क्या करा? मिस अप्रोप्रिएट। गोल्ड रिंग मिल गई आपको रास्ते में, गोल्ड रिंग गए, सीधा सुनार के पास गए, ज्वेलरी के पास जाके बेचा, पैसा लेके आ गए, यूज कर रहे हो उसको आप। समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो आप फॉल कर जाओगे इस सेक्शन के अंदर। वॉट आर द रीजनेबल मीन्स और वॉट इज अ रीजनेबल टाइम इन सच अ केस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब रीजनेबल टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए आपको वेट करना है एंड ऑल, ये सब ना डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। It is not necessary that the finder should know who is the owner of the property or that any particular person is the owner of it. It is sufficient if at the time of appropriating it, it does not believe it to be his। अच्छा भाई, अब ये जरूरी नहीं है, अब आप बोलोगे सर मुझे प्रॉपर्टी तो मिली, दिखा तो, रोड में मिल गई चीज, मगर यही नहीं पता था किसकी है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये किसकी है। ठीक है, या तो देखो दो ही केस होगा, या तो आपको पता है कि किसकी प्रॉपर्टी है, या तो ऐसा होगा आपको पता ही नहीं किसकी प्रॉपर्टी है।
किसकी प्रॉपर्टी आपको कैसे पता रहेगा? क्योंकि भाई देख रहे हो आप सामने वाला बाइक से जा रहा है, अब बाइक में बैठा है मगर उसके जेब से उसका वॉलेट गिर गया। अब आपको दिख भी गया उसका गिरा है, समझ आ रही है? आपको दिख भी गया कि उसका वॉलेट गिरा है, तो मतलब आपको पता है हु इज द ओनर। समझ आ रहा है? मगर फिर भी आपने क्या करा है, आपने उस प्रॉपर्टी का गलत यूज करा, आपने वापस नहीं दिया। या तो दूसरा ही हो सकता है कि आपको पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी आपको रास्ते में मिल गई। दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है, दोनों केस होते हैं। मगर दोनों केस में आपको ये पता है, एक चीज आपको पता है। अब आपको ये पता है या नहीं पता है कि इसका ओनर कौन है, इस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर कौन है, ट्रू ओनर कौन है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। मगर एक चीज आपको ये पता है कि सर मैं तो ओनर नहीं हूं। ये तो पता है ना आपको कि भाई ये मैं तो ओनर नहीं, मुझे तो रास्ते में कहीं मिला है, मैं तो ओनर नहीं, ये तो पता है ना। ट्रू ओनर कौन है कौन नहीं उससे मतलब नहीं है, आपको ये पता है ना कि आप तो ओनर नहीं हो। हाँ, क्या फिर भी अपने यूज करने के लिए कर लोगे? हाँ, भगवान ने भेजा है? नहीं। देखिए वही लिखा है, at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property or in good faith believe that the real owner cannot be found। समझ आ रहा है? और या तो आपको ऐसा भी नहीं लग रहा कि भाई साहब कि रियल ओनर मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप ढूंढने की कोशिश तो करो, सब मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेगा? हाँ, पुलिस की हेल्प लो, किसी और की हेल्प लो, सब मिलेंगे। अब ऐसा थोड़ी आपको कोई चीज़ मिली तो भाई वो मेरी हो गई। क्लियर है? समझ आ रही है? चलिए, ए फाइन्स अ रूपी ऑन द हाई रोड, लो हाईवे में किसी को पैसा मिला है, नॉट नोइंग टू whom द रूपी बिलोंग्स। ए पिक्स अप द रूपी, हियर हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिवाइंड इन दिस सेक्शन। अब भाई आपको कोई पैसा मिला है, ठीक है, कोई आपको पैसा वहां पर रास्ते में मिल गया, रूपी नोट मिला है, रूपी नोट मिला है, ऐसा नहीं कि करोड़ों की संपत्ति मिल गई है, कुछ पैसे हल्का फुल्का मिला आपको, ठीक है, करोड़ों की संपत्ति नहीं मिल गई। नोट कोई मिला है, कॉइन्स मिले हैं कुछ आपको, अब आपने उसको अपने यूज के लिए कर लिया तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। समझ आ रहा है? मगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी कि भाई साहब जिसका मिसयूज नहीं होना चाहिए तो उस केस में फॉल करेंगे आप, उस केस में ये ऑफेंस होगा, ऐसे नॉर्मल नहीं होगा। क्लियर है? लिखा लिखा आरोपी ऑन द, लिखा आरोपी। रूपी का मतलब समझ आ रहा है? रूपी का मतलब समझ आ रहा है? हाँ, रूपी का मतलब समझ आ गया ना? रुपए नहीं लिखा है, बहुत सारे रुपीज नहीं लिखा है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं मिल गया आपको रास्ते में, सूटकेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। ए फाइंस अ लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग अ बैंक नोट, लो भाई अब आपको लेटर मिल गया कोई, ठीक है, लेटर मिल गया मगर उसके अंदर क्या था, बैंक नोट था उसके अंदर, कोई उसके अंदर बैंक नोट था। फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू नो द नोट बिलोंग, ओहो अब जो लेटर था, अब लेटर में सब कुछ लिखा हुआ था। ये जो नोट है बैंक नोट है, ठीक है, पैसे एंड ऑल जो भी है बैंक नोट है, ये किसका है, लेटर से पता चल सकता है। और अगर आप पढ़ पढ़ के जाओगे लेटर में तो आप पहुंच जाओगे ओनर के घर पे। मगर आपने क्या करा, ही अप्रोप्रिएट्स द नोट, ही इज गिल्टी ओनर। मगर आपने क्या करा, ही अप्रोप्रिएट्स द नोट का मतलब यूजेस फॉर हिज ओन बेनिफिट, यूजेस फॉर हिज ओन बेनिफिट। आ रहा है समझ? क्लियर है? नेक्स्ट, ए फाइंस अ चेक पेबल टू बेयरर, बेयरर चेक है भाई साहब, बेयरर चेक है, बेयरर के चेक मतलब, बेयरर चेक मतलब किसी का नाम नहीं लिखा उसके हमने। ही कैन फॉर्म नो कंजंक्चर एज टू अ पर्सन हु हैज द लॉस्ट चेक। अब वो समझ ही नहीं पा रहा ये चेक है किसका, क्योंकि भाई किसी का नाम ही नहीं लिखा है, बेयरर चेक है। बट द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज ड्रॉन द चेक अपीयर्स, मगर किसने ड्रॉ किया उसका सिग्नेचर भी, उसका नाम भी लिखा हुआ है। ए नोज दैट दिस पर्सन कैन डायरेक्ट हिम टू द पर्सन हिनू। अच्छा भाई, अब ए को पता है कि अगर मैं इस पर्सन के पास चला गया जो ड्रॉर है चेक का, जिसने ड्रॉ किया है, इसके पास चला गया तो ये तो बता ही देगा कि किसके नाम पे तुमने चेक ड्रॉ किया था। क्लियर है? मगर ए क्या करता है, ए अप्रोप्रिएट्स द चेक विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर। ए क्या करता है, उस चेक पे क्या करता है, अपना नाम लिख देता है, क्योंकि वो बेयरर चेक है, चेक में किसी का नाम तो लिखा ही नहीं है। उसने क्या करा, उस चेक के ऊपर क्या कर दिया, अपना नाम लिख दिया और जाके पैसा विड्रॉ कर लिया। आ रहा है समझ? क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर है? ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स, लो भाई ए ने जेड को देखा उसका पर्स गिरते हुए, विद मनी इन इट। ए पिक्स अप द पर्स विद द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग इट, लो भाई उसको ये था कि हाँ मैं जेड को वापस दे दूंगा, बट आफ्टरवर्ड्स अप्रोप्रिएट्स टू हिज। सर सबकी नीयत बदल जाती है, पैसा लगा होगा कि भाई 100 200 होगा तो वापस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तारीफ भी होगी मेरी। मगर अंदर देखा तो भाई साहब अच्छा खासा अमाउंट था, अरे हटाओ क्या करेंगे, देके अपना काम आ जाएगा। पकड़े गए तो इस सेक्शन के अंदर फॉलो करेंगे। ए फाइंस अ पर्स विद मनी नॉट नोइंग टू whom इट बिलोंग्स, अब ये पता नहीं किसका है, मैंने दोनों एग्जांपल आपको दे दिए हैं वैसे। ही आफ्टरवर्ड्स डिस्कवर इज टू बिलोंग, बाद में उसको पता चलता है ये किसका है, मिस्टर जेड का है। एंड अप्रोप्रिएट्स इट टू हिज ओन, मगर फिर भी वो क्या करता है, जेड को वापस नहीं देता, क्या करता है अपने काम के लिए यूज कर लेता है।
गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस। आ रहा है समझ? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन समझ आ रहा है? क्लियर है? ये देखिए इसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आपको सब पता है। देखिए पहला एसेंशियल, एक्यूज्ड मिसअप्रोप्रिएटेड, आपने क्या करा है, प्रॉपर्टी को क्या करा, मिसअप्रोप्रिएट करा है और कन्वर्ट करा है द टू हिज ओन यूज। पहला, क्लियर है? दूसरा, ही डज, जो भी उसने करा है डिसऑनेस्टली करा है। द प्रॉपर्टी कैसी होगी, मूवेबल होगी। और साथ में द मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू द कंप्लेनेंट। ठीक है, कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन करी है कि भाई मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही है, खो गई है, मैंने इस बंदे को दी थी संभालने के लिए, ये संभालने के लिए इस बंदे को दी थी यूज़ करने के लिए, मगर इस बंदे ने बेच दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? तो उसको बिलोंग करनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी। जो कंप्लेनेंट है वो ओनर होना चाहिए, शुड बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ऑफेंस अंडर सेक्शन 314 इज नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ये सब का मतलब आपको अभी आगे मैं बताऊंगा। जब आगे हम लोग सेकंड पार्ट शुरू करेंगे ना अपना इस चैप्टर का, पीएनएसएस जब करेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जब करेंगे, तब आपको ये सबका टर्म्स का मतलब मैं आपको वहां बताऊंगा। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल किसको बोलते हैं, बेलेबल किसको बोलते हैं, नॉन बेलेबल किसको बोलते हैं, सब के बारे में डील करूंगा वहां पे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी खाली ऑफेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। एक केस दिया, डिसाइडेड केस इन भागीराम डोम वर्सेस अकबर डोम में क्या लिखा हुआ, इट हैज बीन हेल्ड दैट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन टेक्स प्लेस, कब होता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन टेक प्लेस, इवन द पोजेशन हैज बीन इनोसेंटली कम बाय। देखिए मैंने बोला था ना, भले ही आप गलती से अपने पास कोई चीज ले आए हो इनोसेंटली, बट वेयर बाय अ सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ इंटेंशन और फ्रॉम नोइंगली ऑफ सम न्यू फैक्ट which the party was not previously acquainted, the retaining becomes wrongful and fraudulent। बाद में अगर आपको मगर पता चलता है कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी तो मेरी नहीं है, ये तो गलती से मेरे पास आ गई, अगर उसके बाद आपकी जो इंटेंशन बदल जाती है ना, वहीं से ये आपका ऑफेंस स्टार्ट हो जाता है। इन मोहम्मद अली वर्सेस स्टेट क्या बोल रहा है, 15 बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर की 15 बंडल और सीज्ड फ्रॉम द एपेलेंट, जिसने अपील फाइल करी होगी, केस करा होगा, वहीं कोर्ट का केस है। बट तो एपेलेंट से क्या करा गया, 15 बंडल किसके, इलेक्ट्रॉनिक वायर के सीज करे गए। बट नन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट क्लेम दैट वायर्स वर स्टोलन प्रॉपर्टी। लो भाई, मगर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ने, किसी ने कंप्लेन नहीं, ये नहीं करा कि जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक वायर्स थी ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। एविडेंस ऑन रिकॉर्ड शोड दैट impugned electronic wire was purchased by the applicant from the scrap seller। मगर भाई एविडेंस ये पता चलता है कि जो एप्लीकेंट था तो उसने क्या करा था, इलेक्ट्रॉनिक वायर को परचेज किया था, merely applicant not having any receipt for the purchase of income, मगर उसके पास कोई परचेज की वायर नहीं थी, कैन नॉट बी द guilty of offense punishable under section 403, नहीं यहाँ पे लिखिए 314, 314 ऑफ द संहिता, ऑफ द कोड भी सही बोल सकते हैं, संहिता को इंग्लिश में कोड ही बोलते हैं। माइंड में है ही आपके, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि पहले हुआ करता है इंडियन पीनल कोड, कोड को हिंदी में संहिता ही बोलते हैं। तो कहीं अगर कोड भी लिखा है ना तो समझ जाना ये भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आप चाहो तो ये कोड की जगह संहिता भी लिख सकते हो, संहिता। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको, अब कोई पर्सन है, उससे क्या हुआ, ये जो आपका एपेलेंट था यहाँ हुआ क्या था, किसी पर्सन से क्या करा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स को क्या करी गई है, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स को क्या करा गया है, सीज किया गया है। उनको ये लगा कि भाई इसलिए सीज करा गया किसी पर्सन, जैसे मैं बोलता हूँ मिस्टर ए से इलेक्ट्रॉनिक वायर क्या कर ली गई, सीज कर ली गई है। ठीक है, सीज करी गई है। क्लियर है? समझ आ रहा है? क्लियर है? किसने करा है, किसने करा है, किसी भाई अथॉरिटी ने करा होगा, सीज करा, उनको लग रहा होगा इसने चोरी करी है। क्लियर है? मगर बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ने क्या बोला, देखिए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट क्लेम दैट वायर्स वर स्टोलन प्रॉपर्टी। लो भाई देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, क्या क्लेम करा है इसके ऊपर कि ये जो वायर सीज करी है ये क्या है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी, इसने चोरी करी है। ठीक है, इसने क्या करी है, चोरी करी है उसके पास, तभी हम लोग ने क्या करा है, इसको सीज कर लिया। मगर जब कोर्ट में सबूत एंड ऑल दिए गए, जब कोर्ट में सबूत दिए गए, तो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड शोड दैट इम्पंज्ड इलेक्ट्रिक वायर, जो इलेक्ट्रॉनिक वायर सीज करी गई हैं, was purchased by the applicant from the scrap seller। लो भाई, वहां पे ये पता चला कि मिस्टर ए ने जो इलेक्ट्रॉनिक वायर से सीज करी गई है चोरी का बोल के, इसने खरीदी क्या करी, इसने कोई ना सेकंड हैंड जो स्क्रैप बोलते हैं ना, कबाड़ी, कबाड़ी उससे खरीदी थी। जब कबाड़ी से इसने खरीदी थी तो उसका कोई बिल तो उसको दिया नहीं गया था। समझ आ रहा है? तो ये प्रूव हो गया, एविडेंस से ये प्रूव हो गया कि इसने किसी कबाड़ी से खरीदी थी। आ रहा समझ?
तो मेयरली एप्लीकेंट नॉट हैविंग एनी रिसिप्ट, अब भाई उसके पास कोई रिसिप्ट तो है नहीं, उसके पास कोई इनवॉइस जो भी था, इनवॉइस एंड ऑल तो उसके पास नहीं था। तो ये बोलना कि अगर सामने वाले पर्सन के पास अगर इनवॉइस नहीं है, सामने वाले पर्सन के पास अगर कोई इनवॉइस नहीं है, तो भाई साहब इसका मतलब क्या है, इस पर्सन ने प्रॉपर्टी को ये डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को। द आंसर इज वही लिखा हुआ देखिए, merely applicant not having any receipt for purchase of impinged wire cannot be said to be guilty of offense under section number 314 of this संहिता। Order of framing charges was therefore quashed। अब भाई ऑर्डर क्या आया कोर्ट का कि जो चार्जेस आप फ्रेम कर रहे हो उसको क्वैश करिए बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड द एक्यूज वाज नॉट गिल्टी अंडर सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 314 के अंदर वो पनिशेबल नहीं। सेक्शन चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ये पनिशेबल नहीं, ऑफ आईपीसी नहीं, इसको चेंज कर लीजिएगा एक बार हल्का सा, ऑफ बीएनएस। अब ये अब एक बात सुनो, मेरी मेरी बात सुनो, आप लोग अगर ये बात सुनो तो पहली बात तो आप चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है आपको, सेक्शन एक्शन है। क्यों चेंज करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बेटा ये डिसाइडेड केस है। डिसाइडेड केस कब का है? ये पहले का डिसाइड 2006 का है। तो जब 2006 में जब फैसला आया था तो उस समय तो आईपीसी ही चलता था ना, आईपीसी, वो तो अब चेंज हुआ है, अब बीएनएस आया है, उस समय तो आईपीसी चलता था ना। तो ये डिसीजन तब का है, समझ आ रहा है? तभी यहाँ पे सेक्शंस पुराने लिखे हुए हैं। आ रहा है समझ? आप यहाँ ही कर सकते हो, स्लैश करके लिख सकते हो 314, समझ आ रहा है? आप स्लैश करके लिख लीजिए, अब स्लैश करके लिख लीजिए 314 ऑफ बीएनएस, ऐसे काटो नहीं उसको, क्योंकि ये तो पुराने फैसले हैं ना, समझ आ रहा है? आप काटिए नहीं, तभी मैंने उसको हटाया नहीं है, क्योंकि भाई पुराने फैसले में चेंज थोड़ी कर दूंगा कि कोर्ट के फैसला, तो उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर आया था वो तो पुराने सेक्शंस के हिसाब से आया हुआ है ना। आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट आपका जो आता है सेक्शन वो है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पॉजेस्ड बाय डिजीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब ये क्या बोल रहा है? अब यहाँ पे कैसे मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है सुनिए, कैसे हो रहा है सुनिए, एक बात सुनिए। आज की डेट में ये पॉइंट पे मिस्टर ए की हो जाती है डेथ। आज की डेट में मिस्टर ए की हो जाती है डेथ। अब मगर जिस दिन उसकी डेथ हुई है, अब उसके पास प्रॉपर्टीज तो होंगी ना कि नहीं होंगी? वह प्रॉपर्टीज तो होंगी कि नहीं होंगी, बताइए भाई, बताओ, उसकी प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी? हाँ भाई, उसके पास सर मिस्टर ए के पास कार थी, ठीक है, उसके पास कार थी, मैं मान के चलो कार थी, क्लियर है। अब इसकी इसकी हो गई डेथ। अब डेथ इसकी हो गई, अब ये कार किसके कब्जे में जाएगी? लीगल आयर्स के। मगर अब लीगल आयर जो मैं मान के चल रहा हूँ, लीगल आयर जो इसके है ना, वो इंडिया में है ही नहीं, ये बंदा अकेले रहता था अपने घर पे। इसके जो इतने भी लीगल आयर्स एंड ऑल हैं वो सब कहाँ है? बाहर हैं, ठीक है, कहाँ पे? बाहर है, यूएस में है। तो अब लीगल आयर्स के पास जो भी प्रॉपर्टी जाएगी, जब ये वापस आएंगे, फ्री कार उनके पास चली जाएगी, उनके पोजेशन में जाएगी, तो जाएगी, मैं बोलता हूँ यहाँ पे गई, इस टाइम पे गई, इस टाइम पे गई, किस टाइम पे? इस टाइम पे, ये डेट पे गई, यहाँ पे डेट पे लीगल आयर्स के पास इस डेट पे गई प्रॉपर्टी, मतलब जो पोजेशन गाड़ी का था, इतना टाइम लगेगा उनके पास जाने के लिए, या वो आएंगे फिर कब्जा लेंगे गाड़ी का, जो भी है। तो भाई साहब एक बात बताओ, ये जो टाइम ड्यूरेशन है बीच वाला, ये जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ से यहाँ तक, तब तक प्रॉपर्टी कहाँ थी? अब तो प्रॉपर्टी मिस्टर ए के घर पे ही थी, उसी के पास थी। मगर इस ड्यूरेशन में अगर प्रॉपर्टी का किसी ने क्या करा? मिस एप्रोप्रिएशन करा, वो फॉल करेगा इस सेक्शन। समझ आ रही? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए भाई, बताओ भाई, होता क्या है? अब मिस्टर ए तो यहीं पे था, ठीक है, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी। अब इसका एक पड़ोसी है मिस्टर बी, इसका एक पड़ोसी है मिस्टर बी। अब ए और बी में बहुत गहरी दोस्ती भी है, आना जाना लगा रहता है, समझ आ रहा है? घर पे आना जाना लगा रहता है। अब क्या होता है, अचानक से मिस्टर ए की हो जाती है डेथ। अब मिस्टर बी को पता है, पड़ोसी को पता है कि भाई साहब इसकी पूरी फैमिली कहाँ है? यूएसए में रहती है, ठीक है, उनको आने में टाइम भी लगेगा। अब मिस्टर बी क्या करता है? अब भाई कंसेंट तो ले नहीं सकता, क्योंकि भाई वो तो मर चुका है, अब कंसेंट की तो मतलब ही नहीं। और आपस में अगर कैसे हैं, पड़ोसी हैं, एक दूसरे का सामान यूज भी करते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। कभी मिस्टर ए मिस्टर बी की गाड़ी ले जाता था, कभी मिस्टर बी मिस्टर ए की गाड़ी ले जाता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिस्टर बी ने क्या करा, देखा भाई गाड़ी खाली खड़ी है अब तो मिस्टर बी ने क्या करा, वहां की गाड़ी उसकी उठाई, ठीक है, और उस गाड़ी को क्या कर दिया, दे दिया रेंट पे, भाड़े पे। कहाँ दे दिया? रेंट पे दे दिया भाई साहब। और वहां से जो भी रेंट आ रहा है गाड़ी का, वो अब गाड़ी का जो भी रेंट आ रहा है अपने यूज के लिए, अपने घर बार के यूज के लिए उसको पैसे को यूज कर रहा है।
एक तरह से करना क्या चाहिए, जो रेंट आ रहा देना किसको चाहिए, लीगल हायर्स को, मगर क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या यहाँ प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है? द आंसर इज यस। और प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास था, किसके पास था, डिजीज। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि प्रॉपर्टी का पोजेशन लीगल है इसके पास चला जाता, फिर उस प्रॉपर्टी को ये मिस्टर बी लेता उनसे अपना यूज करने के लिए, और फिर अगर बेच बाच देता या रेंट लेता, तो फिर आ जाता सेक्शन किसमें आता, 314 में आता। मगर यहाँ पे कहाँ पे आएगा, 315 में, क्योंकि अभी तक जो पोजेशन है वो डिसीज के पोजेशन में ही था। अभी तक पोजेशन किसी जिंदा इंसान या लीगल के पास नहीं गया है। और उस दौरान, मतलब इस दौरान सर, इस दौरान ये काम हो रहा है। लीगल हायर्स के पोजेशन के आने के बाद नहीं हो रहा, इस दौरान काम हो रहा है। समझ आ रही है? तो देखिए भाई, इसमें दौरान बताए मेनली कौन ही सब गड़बड़ करता है, मेनली लोग गड़बड़ जो करते हैं वो होते हैं सर्वेंट। समझ आते हैं, वही सब देखभाल करते हैं उस समय। इस समय गड़बड़ मेन कौन करता है, सर्वेंट करते हैं ज्यादातर। और सर्वेंट अगर करता है ना ये काम, तो उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा है। नॉर्मल इंसान कोई गलत करता है, पड़ोसी एंड ऑल करते हैं, तो चलो उसकी पनिशमेंट है, गलत वो भी है, सजा उसकी कम है। और सर्वेंट एंड ऑल करेंगे, सजा ज्यादा है। लिखा है, देखिए रीड करिए। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखिए whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property, dishonestly misappropriate करना ये तो हमको पता ही है, पहले ही पढ़ा हमने। और या तो कन्वर्ट करा अपने फायदे के लिए, knowing that, अब ये यहां से इंपॉर्टेंट है, knowing that such property was in the possession of diseased property, आपको पता था ये प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में थी, जिसकी आज डेथ हो चुकी है। knowing that the property was in the possession of diseased person at the time of that person's death, जब मिस्टर ए की डेथ हुई थी तो ये प्रॉपर्टी का पोजेशन उसी के पास था, आपको पता है, कार उसी के पास थी। एंड हैज नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगली, और अभी तक एंड हैज नॉट सिंस बीन, और तब से लेकर अभी तक, जब से डेथ हुई है तब से लेकर अभी तक किसी के पास भी प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, जो भी उसके लीगल हायर्स हैं। देखिए लिखा, एंड हैज नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन। समझ आ रहा है, आपको पता था मगर फिर भी आपने क्या करा है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करा है। समझ आ रहा है, समझ आ रही है, क्लियर है? तो क्या बोल रहा है, शेल बी पनिश्ड, पनिशमेंट होगी भाई, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइल, तो 3 years प्लस फाइन की सजा हो जाएगी। एंड मगर, अब ये दूसरा केस, एंड ये एंड के बाद दूसरा केस, एंड इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ सच पर्सन्स डेथ, मतलब भाई अब जो ऑफेंडर है जिसने गलत काम किया है, ठीक है, वो कौन था, एट द टाइम ऑफ डेथ वॉज एम्प्लॉयड बाय हिम। लो भाई, जिसकी डेथ हो गई, मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो ऑफेंडर कौन था, जिसने गलत काम कर रहा है वो कौन था, उसका सर्वेंट है या उसका क्लर्क है। अगर ये गलत काम कर रहा है, देखिए, सच पर्सन डेथ वॉज एम्प्लॉयड बाय हिम एज अ क्लर्क और सर्वेंट, द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 7 years। क्योंकि भाई साहब ये सर्वेंट हैं, जो क्लर्क्स हैं, ठीक है, ये इनके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जाता है। ठीक है, अब जिस पे भरोसा ज्यादा किया उसी ने एक घपला किया, गड़बड़ करी, हाँ, तो भाई साहब सजा आपके लिए फिर ज्यादा है। यहाँ पे सजा कितनी हो जाएगी, 7 years, और 7 years प्लस फाइन। समझ आ रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, बताओ क्लियर है? तो आइए नीचे आइए। ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन कंसिस्ट एज इन लीगल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द कंसिस्ट इन द पिलेजिंग, मतलब स्टीलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए कब स्टीलिंग हो रही है, ड्यूरिंग द इंटरवल which elapses between the time when the possessor of the property dies, death and the time when it comes into the possession। ये पोजेशन में लीगल, तो इस दौरान हो रहा है, इस दौरान, इस ड्यूरेशन में जो हो रहा है वो ऑफेंस की बात कर रहा है। तो ये टाइमिंग ऑफ ऑफेंस बता रहा है, टाइमिंग, टाइमिंग कौन सा है, ये वाला। क्लियर है? द ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल इसका नेचर है। क्लियर है? ये एग्जांपल आपके लिए, इसको रीड कर लीजिएगा। आ गया ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल होनी चाहिए, यहाँ पे भी द प्रॉपर्टी वॉज इन द पोजेशन ऑफ डिजीज के पोजेशन में होनी चाहिए जब उसकी डेथ हुई है। एक्यूज मिस अप्रोप्रिएटेड और कन्वर्टेड इन, एक्यूज की कन्वर्जन कर रहा है, एक्यूज डिड सो, और जो भी काम कर रहा है कैसे कर रहा है, डिसऑनेस्टली कर रहा है। आता है समझ, आता है समझ कि नहीं आता है समझ, ये बताइए मुझे पहले आप, आता है समझ कि नहीं आता है समझ, बोलिए भाई, बोलो।
क्लियर है? क्लियर है? आता है समझ? यहाँ जाके आपका ये जो सेक्शन आपका था, सेक्शन नंबर 314 एंड 315, सेक्शन नंबर 314 एंड सेक्शन नंबर 315 ऑफ द क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ओवर होता है। समझ आ रहा है? आई होप क्लियर हो गया वो दोनों सेक्शन 314, 315, 314, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अदर देन द डिसीज पर्सन, जीता जागता इंसान के पास पोजेशन है, उसके साथ मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी के साथ, या तो सेक्शन 315 जिसका पोजेशन किसके पास था एट द टाइम ऑफ डेथ, किसके पास था, किसी ऐसे पर्सन के पास जिसकी डेथ हो चुकी मगर पोजेशन उसी के पास था और अभी तक किसी भी लीगल मतलब एक तरह से किसी भी आपका लीगल हायर्स के पास अभी तक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? ऐसे पर्सन के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है जो कि लीगली एंटाइटल्ड है फॉर द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और उस दौरान आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी के साथ मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हो। तो कोई भी पर्सन अगर मिस अप्रोप्रिएट करता है प्रॉपर्टी के साथ तो उसके लिए ऑफेंसेस, उस ऑफेंसेस के लिए सजाएं दी गई हैं सेक्शन 314 एंड 315 के अंदर। आई होप क्लियर होगा। सिंपल है? सिंपल तो नहीं लगा? सिंपल है, क्लियर है, बहुत बढ़िया।